किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार, राम राम। आपके क्षेत्र में कैसा रहा आज का दिन? आज शहडोल में तो दोपहर में बारिश हुई, जिससे जो तापमान है उसमें कुछ गिरावट आई है और आने वाले दिनों में भी जो है कुछ अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। हमारे किसान भाई भी आने वाला जो खरीफ का मौसम है उसके लिए तैयारी कर ही रहे होंगे, साथ ही खेतों की तैयारी कर रहे होंगे। जो हमको सहायता पहुंचाते हैं ऐसे यंत्रों से, कई प्रकार के यंत्र जैसे ट्रैक्टर है, जैसे हमारे किसान भाइयों के पास कभी जैविक उर्वरक होते हैं, उसके अलावा ड्रोन होते हैं, सेंसर्स होते हैं, कई प्रकार के उपकरण हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं। इन उपकरणों के विषय में आज हम कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी, एक खुशखबरी आपके लिए है। किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की जा रही है। इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले तारकेश्वर से देश के 9.44 करोड़ से भी अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2-2 हजार रुपए की राशि अंतरित करेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनकी आय बढ़ाना है। इस योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो कि हर 4 महीने के अंतराल में 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में प्रदान की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक किसान भाइयों और बहनों के खाते में लाखों करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। जिन किसान भाइयों और बहनों ने ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनके खाते में राशि जमा कर दी जाएगी। अपना स्टेटस जानने के लिए आप पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर फार्मर्स कॉर्नर में जाकर नो योर स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और साथ ही अपनी किश्तों का विवरण और ई-केवाईसी की स्थिति भी आप जांच कर सकते हैं। यदि किसी किसान भाई बहन को राशि प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो वे कृषि मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं। आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान। किसान भाइयों और बहनों, हम बात कर रहे थे मौसम की, तो 21 जून 2026 की सुबह 8:30 बजे तक शहडोल और आसपास के जिलों में जैसे उमरिया और अनूपपुर में कहीं कहीं झंझावात, वज्रपात, झोंकेदार हवाएं आने की संभावना है, जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस दौरान किसान भाइयों और बहनों के लिए विशेष सलाह है कि वर्षा के दौरान सिंचाई, उर्वरक प्रयोग और पौध संरक्षण रसायनों के छिड़काव से बचें। खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि जल भराव और जड़ों को होने वाली क्षति से बचाव हो सके। तेज हवाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सब्जी फसलों, बेलदार पौधों और युवा फलदार पौधों को सहारा यानी स्टैकिंग प्रदान करें। कटाई की गई उपज, बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों को जलरोधक तिरपाल से ढककर सुरक्षित रखें। पॉली हाउस, नेट हाउस, शेड नेट और अन्य संरक्षित खेती की संरचनाओं को तेज हवाओं से सुरक्षित रखें। अगर आंधी तूफान और वर्षा की संभावना हो तो कटाई, मड़ाई और सुखाने संबंधित कार्यों को स्थगित करें। सूखे चारे को एकत्रित करके सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें ताकि वर्षा से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। पशुओं को हवादार और सुरक्षित आश्रयों में रखें और साथ ही आंधी तूफान और बिजली गिरने के दौरान चराई से बचाएं। पशुओं के लिए स्वच्छ पेयजल और पर्याप्त चारे की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करें। बागानों में और जहां संभव हो कमजोर या रोगग्रस्त
शाखाओं की छटाई करें ताकि तेज हवाओं के दौरान उनके टूटने का जोखिम कम हो सके। बिजली चमकने की स्थिति में खुले क्षेत्रों में कार्य न करें और तुरंत किसी सुरक्षित आश्रय में चले जाएं। वर्षा के बाद फसलों का निरीक्षण करें और भौतिक क्षति का आकलन कर आवश्यकतानुसार पौध संरक्षण उपाय अपनाएं ताकि द्वितीयक कीट और रोगों के प्रकोप को रोका जा सके। मौसम की अद्यतन जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करते रहें और नवीनतम मौसम परामर्श के अनुसार सभी कृषि कार्यों की योजना बनाएं। आने वाले 4-5 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान है कि मॉनसून की उत्तरी सीमा लगातार आगे हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई, मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। आने वाले 4-5 दिनों के दौरान तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। पंजाब से लेकर बिहार तक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य समुद्र तल पर मौसमी ट्रफ बना हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडलीय पछुआ हवाओं में से एक ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जिसका अक्ष मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई और लगभग 67 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ साथ 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में विस्तृत है। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और संलग्न क्षेत्रों के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायु का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। एक तरफ दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर मध्य पूर्व अरब सागर और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण से होते हुए मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और संलग्न क्षेत्रों के ऊपर मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ऊपरी वायु का चक्रवाती परिसंचरण उपरोक्त ट्रफ में विलीन हो गया है। झारखंड से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश तक विस्तृत ट्रफ अब पूर्वी विदर्भ से लेकर तमिलनाडु तक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए मध्य समुद्र तल में 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। आपके लिए कुछ सलाह है। गरज चमक और आंधी तूफान के दौरान जो टिन की चादरें हैं, होर्डिंग, बाहरी ढांचे, इन्हें अच्छी तरह बांधकर सुरक्षित रखें ताकि तेज हवाओं से नुकसान न हो। और साथ ही साथ अपने पशुओं का भी विशेष ध्यान रखें। सभी जानवरों को रात के दौरान विशेष रूप से संरक्षित और सुरक्षित पशु शेड में रखा जाना चाहिए। कंक्रीट के फर्श पर न लेटें, कंक्रीट की दीवारों का सहारा न लें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें और उन सभी वस्तुओं से दूर रहें जो बिजली का संचालन करती हैं। सुरक्षित आश्रय लें, पेड़ों के नीचे शरण न लें तथा तूफान के दौरान जल निकायों से तुरंत बाहर निकलें। पेड़ों और बिजली की तारों से दूर रहें। आंधी तूफान के दौरान खुले खेतों में कार्य करने से बचें। पेड़, बिजली के खंभे, अस्थायी शेड और कमजोर संरचनाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। इस अवधि के दौरान फ्लू, सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से संपर्क करें। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें और प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए विटामिन सी युक्त फल और सब्जियों का सेवन करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD जैसे स्थानीय प्रशासन और आधिकारिक स्रोतों से मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों पर निरंतर नजर रखें। किसानवाणी कार्यक्रम भी लगातार सुनते रहें। आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान। किसान भाइयों और बहनों, सतत कृषि वो तरीका है जिसमें पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए रखते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार करना है। इसके लिए आधुनिक उपकरण और तकनीकें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके कृषि को अधिक उत्पादक, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। सतत कृषि की दिशा में तकनीकी प्रगति ने पर्यावरण और किसान दोनों के लिए लाभकारी परिणाम दिए हैं। कृषि उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने से न केवल कृषि के प्रभाव को कम किया जा सकता है, बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ाया जा सकता है।
इनके माध्यम से किसान अब अधिक उचित निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही संसाधनों का कुशल उपयोग भी कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी कर सकते हैं। उन्नत उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और तकनीकों का प्रयोग कर कृषि क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से लाभकारी और अधिक उत्पादक बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ड्रोन के बारे में आप अक्सर कार्यक्रमों में सुनते रहे हैं, साथ ही ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी आप सुनते हैं। तो ड्रोन और सेंसर्स कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ड्रोन का उपयोग भूमि का निरीक्षण करने, फसलों की स्थिति की जांच करने, पानी की आवश्यकता का मूल्यांकन करने, उर्वरकों का वितरण करने के लिए किया जाता है। और इसके साथ ही सेंसर्स का इस्तेमाल भी मिट्टी में नमी को जांचने, तापमान और पोषक तत्वों की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ये तकनीक किसानों की अधिक सटीक जानकारी प्रदान करती है, जिससे वे अपनी फसल की निगरानी कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार जलवायु और खाद्यान्न पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैविक उर्वरक और कीट नियंत्रक सतत कृषि में बेहद आवश्यक भूमिका निभाते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने की आवश्यकता है। जैविक उर्वरक और कीट नियंत्रक इसका समाधान संस्तुत करते हैं। जैविक उर्वरकों में गोबर की खाद, कंपोस्ट और अन्य प्राकृतिक उर्वरक शामिल हैं, जो मृदा की गुणवत्ता को सुधारते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैविक कीटनाशक, जैसे आप जानते ही हैं कि नीम का तेल होता है, और जैविक कीटनाशक फसलों को नुकसान से बचाने वाले कीटों से बचाने में मदद करते हैं, जबकि रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी होते हैं। अब बात करते हैं टिलेज लेस फार्मिंग, यानी कि एक ऐसी तकनीक जिसमें मिट्टी को पलटने की आवश्यकता नहीं होती है। ये विधि मिट्टी के कटाव को रोकती है और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती है। इसमें केवल सतह को हल्का सा जोता जाता है, जिससे मृदा की संरचना और उसके पोषक तत्वों को सुरक्षित रखा जा सके। इस तकनीक का उपयोग किसानों को कम ऊर्जा खर्च करने, समय बचाने और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। अब जानते हैं एग्री रोबोट्स क्या होते हैं। ये कृषि में विभिन्न प्रकार के कार्यों को स्वचालित तरीके से करते हैं, यानी ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं। इनमें फसल की रोपाई, निराई और कीटनाशक का छिड़काव शामिल है। ये रोबोट किसानों के काम को अधिक प्रभावी और समय बचाने वाला बनाते हैं। इसके अलावा ये मशीनें सही स्थान पर उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव भी करती हैं, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। किसान भाइयों और बहनों, सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि में ऊर्जा के सस्ते और पर्यावरण मित्र स्रोत के रूप में किया जा सकता है और किया जा भी रहा है। सौर पैनलों का उपयोग जल पंपिंग, सिंचाई प्रणाली और अन्य कृषि उपकरणों को ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। अब तो कुछ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी आ गए हैं। ये तकनीक न केवल ऊर्जा की लागत को कम करती है, बल्कि किसानों को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं होने देती है। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आइए जानते हैं कुछ कृषि तकनीकें। सटीक कृषि तकनीक। सटीक कृषि में आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, सेंसर, जीपीएस का उपयोग होता है। ये उपकरण किसानों को उनकी फसलों की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा, नमी का स्तर और कीटों की मौजूदगी। ड्रोन, इन्हें हवाई सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। ये फसलों की सेहत की निगरानी करते हैं और कीटनाशकों का भी छिड़काव करते हैं। सेंसर क्या होते हैं? मिट्टी और पौधों पर लगे सेंसर पानी, तापमान और पोषक तत्वों की आवश्यकता को मापते हैं। जीपीएस आधारित ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर बीज बोने और उर्वरक छिड़कने में सटीकता सुनिश्चित करते हैं, जिससे संसाधनों का क्षरण कम होता है। अब जानते हैं कुछ जल संरक्षण करने वाले उपकरणों के विषय में। पानी की कमी आज एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सतत कृषि में जल संरक्षण के लिए कई प्रकार के उपकरण विकसित किए हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई प्रणाली के विषय में आप जानते ही हैं। ये तकनीक पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है।
टपक विधि के माध्यम से, जिससे पानी की बर्बादी 50% से भी कम हो जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आप जानते हैं, वर्षा जल को संग्रहण करना। इसके विषय में भी हमने कई कार्यक्रम आपको विशेषज्ञों के माध्यम से बताए हैं, तो आप आकाशवाणी शहडोल की YouTube चैनल पर जाकर इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। सर्च करें YouTube पर AKASHVANI SHAHDOL यानी आकाशवाणी शहडोल। बात कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए टैंक और तालाब बनाए जाते हैं जो सूखे के समय में ये उपयोगी होते हैं। इसके अलावा स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोल भी होता है। ये उपकरण मौसम के पूर्वानुमान और मृदा की नमी के आधार पर स्वचालित रूप से सिंचाई को नियंत्रित करते हैं। कुल मिलाकर किसान भाइयों और बहनों, जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी के कारण पानी की सही मात्रा का प्रबंधन बेहद जरूरी हो गया है। स्मार्ट सिंचाई प्रणाली में जल की बर्बादी को कम करने और फसलों को सही मात्रा में पानी देने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये प्रणाली सेंसरों और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करती है, जिससे पानी की सही मात्रा का निर्धारण किया जाता है और फसलों को बिना अधिक पानी दिए उनकी पानी की जरूरत पूरी की जाती है। ये तकनीक जल के उपयोग को 30 से 50% तक कम कर सकती है और कृषि क्षेत्र में जल संकट को कम करने में मदद करती है। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है
जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। किसान भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप अच्छे से परिचित हैं। कई बार हो सकता है कि आपने खेतों में अपने आसपास उसे देखा भी हो और कुछ हमारे जो किसान मित्र हैं वो उसे जानते भी हैं। हम बात कर रहे हैं शंख पुष्पी या अपराजिता की। प्रकृति ने हमें ऐसे उपहार दिए हुए हैं जो हमारे जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं। इन्हीं उपहारों में से एक है अपराजिता, जिसे संस्कृत में अपराजेय कहा जाता है। ये पौधा न केवल अपने आकर्षक नीले और सफेद पुष्पों के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके औषधि गुण इसे सेहत के लिए बेहद उपयोगी बनाते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में ही अपराजिता को एक अमूल्य औषधि के रूप में स्वीकार किया गया है। अपराजिता का वैज्ञानिक नाम क्लिटोरिया टर्निटिया है और इसे आम बोलचाल में शंख पुष्पी, बटरफ्लाई पी, खगीन, नीलोफर या ब्लू पी फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः एक बेल के रूप में उगता है जो दीवार और जालियों पर चढ़ते हुए अपनी खूबसूरती से बगीचे की शोभा बढ़ाता है। इसमें एक सीधा बेलनाकार एक और कठोर आधारिक तना होता है। ये पौधा कुछ हद तक अम्लीय और क्षारीय स्थितियों को सहन कर सकता है। इसमें कुछ जैव सक्रिय यौगिक बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जैसे फ्लेवोनाइड्स, एल्कलॉइड्स और एंथोसाइनिन पाए जाते हैं जो इसे औषधीय गुणवत्ता प्रदान करते हैं। अपराजिता का फूल अपनी अनोखी सुंदरता और आकर्षक रंग के कारण सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। इसका गहरा नीला, सफेद या हल्का बैंगनी रंग किसी भी उद्यान को जीवंत और मनमोहक बना देता है। इसके फूलों का अनूठा आकार उनकी कोमलता प्रकृति की अद्वितीय रचना का उदाहरण है और उद्यान को एक अलग पहचान देता है। अपराजिता न केवल अपनी सुंदरता से मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि यह पर्यावरण को भी शुद्ध करने में सहायक है। इसे घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सजावट के लिए विशेष रूप से लगाया जाता है। ये पौधा कम देखभाल में भी अपनी हरियाली और फूलों की महिमा बनाए रखता है, जिससे यह प्राकृतिक सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन जाता है। तेज बढ़ने की क्षमता और कम मेहनत में हरियाली प्रदान करने के गुण इसे उद्यान के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अपराजिता के चमकदार आकर्षक नीले फूल त्योहारों, शादियों और विशेष अवसरों पर गहनों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रदान करते हैं। इनके पुष्प से बने हार अक्सर सजावटी प्रदर्शनों में, पूजा स्थलों में या धार्मिक आयोजनों के दौरान सजाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब आइए जानते हैं इनके स्वास्थ्य लाभों के बारे में। इसकी रोगाणु रोधी गतिविधि के कारण इसे उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में। अपराजिता में रोगाणु रोधी गुण होते हैं जो रोगों के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक यानी फंजाई को नष्ट करने में सहायक हैं। इसके बीजों से प्राप्त फिनोटीन प्रोटीन माइक्रोकोकस ल्यूटियस बैक्टीरिया जो त्वचा से संक्रमण, मूत्र मार्ग संक्रमण और स्यूडोसेप्सिस का कारक है, और कैंडिडा फंगस जो मौखिक संक्रमण का कारक है, पर ये बहुत अधिक प्रभावी है। ये राइजोपस और अल्टरनेरिया जैसे कवक के विरुद्ध भी ये बेहद कारगर है। त्रिपुरा के आदिवासी जनसमूह अपराजिता की पत्तियों और जड़ों का उपयोग मूत्र मार्ग संक्रमण के उपचार में करते हैं। अपराजिता की पत्तियों का अर्क एस्परजिलस नाइगर जो कि एक कवक यानी फंजाई है, जो एस्परजिलोसिस और ऑटोमाइकोसिस का कारक है, कि इसके विकास को रोकता है। इसके फूलों की पंखड़ियों में मौजूद एंथोसाइनिन्स में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिनके कारण इसका उपयोग नेत्र रोगों में आंखों के ड्रॉप्स आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके बीज और जड़ों में मौजूद साइक्लोटाइड्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक हैं। इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपराजिता में फ्लेवोनाइड्स मौजूद होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। ये गुण पुराने रोगों के उपचार में भी मदद करता है। थाईलैंड में अपराजिता की पत्तियों का अर्क कॉस्मेटिक उत्पादों में किया जाता है क्योंकि ये त्वचा को निखारने और उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होता है। अर्क शरीर में सूजन को नियंत्रित करने के साथ साथ शारीरिक असुविधा को भी कम करने में प्रभावी होते हैं। उद्विग्नता और अवसाद विरोधी ये अपराजिता का पौधा होता है। अपराजिता की जड़ में अर्क में Z917 ऑक्टाडेकाडाइनल और एंड हेक्साडेकानोइक एसिड यानी अम्ल जैसे यौगिक होते हैं जो अवसाद और उद्विग्नता के उपचार में
सहायक हैं। आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान। मेधा रसायन का उपयोग न्यूरोलॉजिकल विकारों जैसे मानसिक तनाव और अवसाद के उपचार में किया जाता है। ये मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है, जिससे उद्विग्नता और अवसाद में राहत मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। सूजन प्रतिरोधी भी है अपराजिता। अपराजिता की जड़ों से प्राप्त मेथेनॉल अर्क में सूजन रोधी और बुखार रोधी गुण होते हैं। इसके फूलों के एथेनॉल अर्क में एंटी एलर्जिक गतिविधियां पाई जाती है, जो अस्थमा और अन्य एलर्जिक समस्याओं से राहत प्रदान करती है। दर्द निवारक भी होता है। अपराजिता की पत्तियों के मेथेनॉल अर्क में दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। ये अर्क एक प्राकृतिक दर्द निवारक दवा के रूप में काम करता है, जिससे सूजन और दर्द में राहत मिलती है और शारीरिक असुविधा में भी कमी आती है। पाचन से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो अपराजिता वहां भी अपना काम करता है। ये पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। अपराजिता की पत्तियों का अर्क पाचन प्रक्रिया को सुधारने में सहायक होता है, जैसे पेट की समस्याओं जैसे कब्ज और अपच को दूर करने में सहायक है। इसके सेवन से आंतों की कार्य क्षमता बेहतर होती है और पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। कैंसर रोधी गुण भी है। अपराजिता के बीजों और पंखुड़ियों में लिनोलेइक और फाइटामिक एसिड जैसे यौगिक पाए जाते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं की जीवन क्षमता को कम करने में मदद करते हैं। HEP2 मानव कार्सिनोमा कोशिकाओं पर शोध में यह पाया गया है कि ये यौगिक कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में सहायक होते हैं, जिससे कैंसर के प्रभावी इलाज में अपराजिता एक संभावित सहायक बन सकता है। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप नियंत्रण में अपराजिता के फूलों से बनी ब्लू टी रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है। ये उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन को रोकने और सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में मदद करती है। इसके नियमित सेवन से रक्त वाहिकाओं को आराम मिलता है और रक्त प्रवाह में सुधार होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रोताओं, ये मधुमेह यानी कि डायबिटीज में भी जो है अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपराजिता के फूलों के अर्क में मौजूद खनिज और विटामिन रक्त में शर्करा यानी कि शुगर का जो लेवल है, स्तर है, उसको नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी सुधारते हैं, जिससे मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगियों के लिए ये एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों और बहनों, अपराजिता क्लिटोरिया टर्नेटिया, तो बहनों और भाइयों, अपराजिता यानी क्लिटोरिया टर्नेटिया एक बहुउपयोगी और सुंदर पौधा है। इसके आकर्षक फूल न केवल बगीचों की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि औषधीय गुण भी रखते हैं। ये सब हमने अभी जाना है। अपराजिता में रोगाणु रोधी, सूजन रोधी, एंटीऑक्सीडेंट, मधुमेह रोधी और मस्तिष्क कार्यों को सुधारने वाले गुण भी पाए जाते हैं। ये पौधा प्राकृतिक उपचार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसे पारंपरिक चिकित्सा में व्यापक रूप से अपनाया गया है। इसके साथ ही इसकी सरल देखभाल और सजावटी जो उपयोग है, इसे घर, कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अपराजिता न केवल पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अधिक लाभकारी है। यह पौधा प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है, जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए। ऐसी ही जानकारियों को हम लेकर आपके पास आते रहेंगे। आज यहीं तक। किसानवाड़ी कार्यक्रम ऐसे ही सुनते रहिए। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।